ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं स्टाइलिंग, है ना? तो स्टाइलिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, वैसे मेनली हम टेलविंड सीएसएस यूज़ करने वाले हैं, बट हम इन जनरल पहले नोड का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि स्टाइलिंग यहाँ पर करनी है तो किस तरह से करेंगे, क्या उसके नुआंसेस हैं, क्या उसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद टेलविंड सीएसएस का भी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे। ये मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो नोड जेएस सिर्फ़ एपीआईज़ लिखने के लिए ही यूज़ करना है, मैं यूआई के फाइल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहता, स्टाइलिंग तो मैं करना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ़ बैकएंड इंजीनियर हूँ। तो ये काइंड ऑफ आप ये मान सकते हैं शुरुआत के 5, 7, 10 मिनट के बाद ये जो चैप्टर होने वाला है, थोड़ा-सा ऑप्शनल आप मान सकते हैं। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि एक तरीका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है आजकल यूआई का, है ना? मैं पर्सनली इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमारी अपनी नॉलेज गेट की वेबसाइट जो हमने बनाई है, पूरा टेलविंड सीएसएस यूज़ करके बनाई है ना? तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि बैकएंड के प्रोजेक्ट में भी अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है, टेलविंड सीएसएस को यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा? और एक बहुत हल्का-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देने वाले हैं। यहाँ पर एक कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है सर टेलविंड सीएसएस तो हमको भी सीखना है बट इसके लिए कोई डिटेल कोर्स नहीं है ना? एक कोई वन शॉट वीडियो इसका होना चाहिए 5, 6, 7, 8 घंटे के अंदर हम बहुत डिटेल में टेलविंड सीएसएस सीख पाएँ, तो कमेंट करके बताइएगा टेलविंड सीएसएस पर एक डिटेल वीडियो भी मैं प्लान करूँगा, ठीक है? फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि नोड जेएस में हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं और स्टाइलिंग इन जनरल कैसे करेंगे। पहले बिना टेलविंड के करेंगे, यानी नॉर्मल सीएसएस फाइल बनाकर हमको किस तरह से करना है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे, सबसे पहला टॉपिक है कि स्टैटिक फाइल्स किस तरह से सर्व की जाती हैं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम आगे की बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो देखिए जो पुराना ये तो हमारा जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था ये खुला हुआ है, इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं। यहाँ मैं आ जाता हूँ और ये जो हमने चैप्टर 10 बनाया हुआ था एयरबीएनबी, है ना? अभी क्या कर रहे हैं हम एयरबीएनबी के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक्सप्रेस जेएस है इसके अंदर भी हमने क्या किया है? अच्छा ये तो हमने सिर्फ एक्सप्रेस जेएस को देखा हुआ था, है ना? ये एयरबीएनबी वाला नहीं था, कॉन्टैक्ट वाला था। तो मैं ये जो हमने चैप्टर 10 एयरबीएनबी बनाया था इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, है ना? इसी को हम स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम आगे लेकर चल रहे हैं, है ना? इसको मैं कर लेता हूँ एयरबीएनबी और इसका नाम हम रख लेते हैं चैप्टर 11, है ना? और हम मेन यहाँ क्या करने वाले हैं? स्टाइलिंग करने वाले हैं। ठीक है? चैप्टर 11 में आ जाते हैं। बाकी सब चीज़ों को हम कर देते हैं बंद। ज़रा ये जो ब्राउज़र है इसको भी थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, है ना? एंड अब मैं आ जाता हूँ चैप्टर 11 में, 10 वाले को हम बंद कर देते हैं। अब स्टाइलिंग कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास क्या-क्या है मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ, हमने 2 राउट्स अलग से बनाए हुए थे, एक यूटिल्स फाइल हमने बना लिया था, व्यूज़ हमने अलग-अलग बना लिए थे और ऐप जेएस हम पहले जितने भी राउटर्स हैं उनको प्लग इन कर रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे इनको अलग-अलग को एचटीएमएल फाइल को हम सर्व कर रहे थे। एचटीएमएल फाइल कैसे सर्व करना है ये हमने देख लिया था सेंड फाइल को यूज़ करके, है ना? एक बार ज़रा इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर लेते हैं ताकि हमको चेंजेस जो हैं वो क्लियरली दिखते रहें। तो मैं बोलूँगा चैप्टर 11 अ, अच्छा आई थिंक ये अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है कि हम बाहर आ गए। अच्छा हम प्रैक्टिस सेट के अंदर हैं। बाहर आ जाते हैं सीडी चैप्टर 11 एयरबीएनबी स्टाइलिंग के अंदर हम आ गए हैं। इसको हम कर देते हैं एनपीएम स्टार्ट। स्टार्ट हो जाइए भाई 3000 पर सर्वर स्टार्ट हो गया। ये कॉन्टैक्ट अस की जगह हम आ जाते हैं होम पेज पर, तो देखिए वेलकम टू एयरबीएनबी आ गया है। अभी देखिए आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसके अंदर बिल्कुल भी स्टाइलिंग नहीं है, हमने क्या किया हुआ है एकदम रॉ एचटीएमएल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब अगर मुझे इसके लिए स्टाइलिंग करनी है तो ये तो सर हमने पहले भी किया है। हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी मेरा एचटीएमएल पड़ा हुआ होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत फ्रंट एंड पढ़ा है, तो नॉर्मल सिंपल इसका सिस्टम होता है कि जहाँ पर भी व्यूज़ पड़ा हुआ है, वहीं पर आप क्या करें सीएसएस फाइल भी डाल लें और सीएसएस फाइल को लिंक कर लें। चलिए मान लीजिए वो मैं कर लेता हूँ। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, सबसे पहले होम पेज के लिए बना लेते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक नया सीएसएस फ़ाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ home.css, है ना? ध्यान रखिएगा यहाँ सीएसएस की हेल्प से मैं आपको और भी ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि और भी देखिए सर्वर से बहुत सारी तरह की फ़ाइल्स आपको सर्व करनी पड़ती हैं। जैसे हमारी वेबसाइट पर आप जाएँगे, तो वहाँ आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो नोट्स क्या है पीडीएफ फ़ाइल्स हैं जो हमने होस्ट किए हुए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे फ़ाइल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। ये कैसे लगेंगे इमेजेस आप कैसे सर्व करेंगे? अगर एचटीएमएल मान लीजिए आपको कोई इमेज लगाना है, स्टाइलिंग नहीं भी करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो इस सबका एक ही तरीका है जो हम सीएसएस के तरीके से सीख रहे होंगे, ठीक है? अब एक बार मैं वापस जो हमारा एचटीएमएल पेज है वो भी खोल लेता हूँ साइड में, है ना? इसमें मान लीजिए मुझे स्टाइलिंग करनी है, मैं किस तरह से करूँ? मेरा ये जो एच1 है मान लीजिए एच1 पर मैं क्या लगा लेता हूँ एक मेरा जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो लगा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ एच1 और आप क्या करिए इसका कलर रेड कर दीजिए, है ना? मैं बड़ा लाइव बैच में भी बच्चे बड़ा बोलते हैं कि मुझे कलर की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, मैं क्या करता हूँ हर चीज़ को बस रेड कर देता हूँ, है ना? तो अगेन मेरा टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है बट डेवलपर में अच्छा हूँ, अगर आप मुझे बताएँगे कि ये बनाना है तो वो मैं बना सकता हूँ। तो चलिए एच1 हो गया, एच1 पर हमने टारगेटिंग दे दी, अभी कलर क्यों चेंज नहीं हुआ? देखिए कल इसलिए चेंज नहीं हुआ कि हमने अभी सीएसएस फाइल को इंक्लूड नहीं किया है, तो वो भी कर लेते हैं। होम के अंदर मैं आ जाता हूँ, लिंक कैसे करते हैं सीएसएस फाइल? यहाँ पर आप दे सकते हैं लिंक, है ना? मैंने लिंक टैग यूज़ करना शुरू किया, तो देखिए ऑटो सजेस्ट दिखा रहा है मुझे क्या?
स्टाइल शीट आप लिंक कर दीजिए होम डॉट सीएसएस सेम ही जगह पर है, पाथ भी सेम ही है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैक्सिमम डॉट स्लैश लगा देता हूँ जिससे ये पता चल जाए कि मैं अपने ही फ़ोल्डर में इसको सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो फाइल मेरी सर्व हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। रिफ्रेश किया, स्टाइलिंग अभी भी नहीं आई। एक बार चेक कर लेते हैं, ज़रा मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि मेरी सीएसएस फाइल इंक्लूड भी हुई या नहीं हुई, है ना? 1 सेकंड दीजिएगा, ये शायद अलग जगह खुल रही है, इसको हम खोल लेते हैं नीचे। हाँ, तो ये आ गया मेरा डेवलपर टूल्स, है ना? हम आ जाते हैं एलिमेंट्स में ही हमको आना है, थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली नज़र आ सके कि हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अब देखिए मैं हेड के अंदर अगर चेक करता हूँ, हेड के अंदर मैं आ जाता हूँ, देखिए लिंक हुई तो है मेरी home.css फाइल, है ना? यानी उसके बाद भी सीएसएस अफ़ेक्ट नहीं हो पा रही है। एक बार ज़रा home.css फाइल को खोल कर देख लेते हैं। देखिए इसको आई थिंक ये मिल ही नहीं रही है। मैं अगर कंसोल में जाकर देखूँगा, देखिए यहाँ पर बोल भी रहा है फेल टू लोड रिसोर्स द सर्वर रिस्पोंडेड विद द स्टेटस 404। किस चीज़ के लिए बोल रहा है ना? एक बार अगर मैं नेटवर्क कॉल्स में आकर देख लूँ, क्या नेटवर्क कॉल्स में दिखाई देगा? एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए home.css फाइल को जब मैंने एक्सेस करने की कोशिश की है तो उसने 404 भेज दिया, यानी वो कह रहा है मैं home.css फाइल को सर्व नहीं कर सकता, home.css फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती। पर यार home.css फाइल तो एग्ज़िस्ट करती है। मेरा आईडी में मैं क्लिक करके जा रहा हूँ तो मैं जा भी पा रहा हूँ, फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये है कि आपका जो भी ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स यहाँ पर हैं, जो फ़ोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, ये फ़ोल्डर्स जो सर्वर है, वो दे नहीं सकता किसी को, है ना? यानी ये सारा का सारा कोड जो है, वो प्राइवेट है। अगर मैं सर्वर पर डायरेक्टली आपका अभी यहाँ कर क्या रहे हैं हम, अगर आप इस नेटवर्क कॉल में आकर देखेंगे, हम डायरेक्टली आपका स्लैश होम फ़ाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैं अगर यहाँ हेडर्स में आकर देखूँगा, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई लोकल होस्ट 3000 स्लैश होम डॉट सीएसएस फ़ाइल मेरे को दे दो। तो ऐसे तो कोई आपके कोड की फ़ाइल भी निकाल लेगा, कोई आपकी इम्पोर्टेंट लॉजिक की फ़ाइल होंगी, वो भी निकाल लेगा। तो है क्या, ये सारे के सारे फाइल्स प्राइवेट हैं, ये फाइल्स कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब होम डॉट सीएसएस कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा, कोई क्या हम ही खुद एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। तो इसका तरीका क्या है? वही तरीका हम यहाँ सीखने वाले हैं। तरीका क्या है? अगर आपको स्टैटिक फाइल सर्व करने हैं, है ना? अगर आपने कोई मान लीजिए यहाँ पर बना भी लिया है सीएसएस फाइल, तो उसको सर्व करने का तरीका क्या है? सर्व करने का तरीका है एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर बनाना और उसके अंदर इन सीएसएस फाइल्स को डालना। ठीक बात है? तो अब ये फाइल सर्व करने का तरीका क्या है? आपको 2 काम करने होंगे। पहला तो एक ये कन्वेंशन है कि आप जनरली क्या करते हैं, पब्लिक नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, है ना? आप क्या करते हैं, पब्लिक नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर जो भी आपको फाइल्स डालनी है वो डाल देते हैं। क्यों? जिससे आप ये अपनी इंटेंट क्लियर कर रहे हैं। क्या इंटेंट क्लियर कर रहे हैं कि भाई जो भी पब्लिक के अंदर है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक भी एक्सेसिबल नहीं है। बट फिर भी हमें कन्वेंशन है कि फ़ोल्डर का नाम हम पब्लिक बना रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इसको आप पब्लिकली एक्सेसिबल कर देना। और दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा साथ-साथ हमको एक मिडलवेयर यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है एक्सप्रेस का, जहाँ एक्सप्रेस में एक मिडलवेयर का नाम होता है स्टैटिक, एक फंक्शन होता है जिसका नाम स्टैटिक है। उसके अंदर आप जो भी पाथ देते हैं, वो पाथ वो पब्लिक कर देता है। यानी उसके बाद उस पाथ के अंदर जो भी फाइल्स हैं, उनको वो पब्लिकली एक्सेसिबल करा देता है। तो चलिए जल्दी से हम ये करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर हमको एक नया फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। उसका नाम मैं रख देता हूँ पब्लिक, क्योंकि देखिए रिकॉग्नाइज़्ड है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ पब्लिक नाम का फ़ोल्डर बनाएँगे। आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, है ना? यहाँ आकर क्या स्टार्ट करेंगे, पहले एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं पब्लिक, है ना? देखिए क्योंकि रिकॉग्नाइज़्ड है, जैसा मैंने कहा कन्वेंशन है, तो इसके लिए आइकन भी पहले से बना हुआ है। इंटरनेट वाला आइकन हमको दिख रहा है ना? दिख रहा है कि भाई पब्लिक ये फ़ोल्डर जो है पब्लिक टाइप का बनने वाला है। अब जो हमारी सीएसएस फाइल थी उसको आप उठाकर पब्लिक के अंदर मूव कर दीजिए। मैंने क्या किया, अपनी फाइल को उठाकर पब्लिक के अंदर मूव कर दिया, क्योंकि मैं पब्लिक का सारा डेटा क्या करने वाला हूँ, एक तरह से पब्लिक करने वाला हूँ, है ना? इतना किया तो चला क्या? नहीं, इतना किया तो नहीं चला। क्यों? क्योंकि अभी एक स्टेप पेंडिंग है। हमको क्या करना है, हमको मिडलवेयर ऐड करना है। मिडलवेयर कहाँ ऐड कर रहे होंगे? ऐप.जेएस के अंदर ऐड कर रहे होंगे, है ना? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ ऐप.यूज़, है ना? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक नया मिडलवेयर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, express.static। तो मैं बोल दूँगा express.static, है ना? देखिए ऑटो सजेस्ट कर रहा है क्या, हमारे पास डायरेक्टरी नेम या रूट डायरेक्टरी हमारे पास ऑलरेडी है। हम देख सकते हैं हमने पहले कैसे किया है। देखिए रूट डायरेक्टरी हमने किया है, रूट डायरेक्टरी हमारे प्रोजेक्ट के रूट पर ले जाती है, उसके बाद हमने फ़ोल्डर का नाम दे दिया है। तो हम यहाँ भी यही कर लेंगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, है ना? स्टैटिक के अंदर इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, पर रूट डायरेक्टरी के बाद हम क्या बोल रहे हैं, पब्लिक फ़ोल्डर, जो पब्लिक फ़ोल्डर है उसको पूरे को आप एक्सेसिबल बना दीजिए। देखिए पाथ बनाने का जो तरीका है वो एग्ज़ैक्टली सेम है जैसा पहले हमने बनाया था। क्या पाथ डॉट जॉइन, हमने रूट डायरेक्टरी दिया था, रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारा क्या था, व्यूज़ था, व्यूज़ के अंदर 404 एचटीएमएल था, उस तरह से हम फ़ाइल को सर्व कर रहे थे। पर देखिए ये हमारी रिक्वेस्ट के साथ ही सर्व हो रही थी। अगर कोई नॉर्मली स्लैश एक्सेस करने की कोशिश करेगा, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ स्लैश व्यूज़ एंड स्लैश 404 डॉट एचटीएमएल। ये मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या बोल रहा है, अब एक्चुअली 404 वाला पेज तो हमको दिखने ही वाला है। मैं काम करता हूँ होम एडेड को एक्सेस कर लेता हूँ, है ना? होम
एडेड डॉट एचटीएमएल मैंने किया, तभी भी देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 404 मिल रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली जाकर फाइल्स को पाथ पर एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ मैंने सिर्फ उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए बोला है कि ये फाइल सर्व कर दीजिए, इन जनरल पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। बट अब मैंने बोला कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर भाई जो भी है उसको आप नॉर्मली सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मान लीजिए 3000, उसके बाद मुझे क्या बोलना है, व्यूज़ की जगह मैं यहाँ बोल दूँगा मान लीजिए पब्लिक फ़ोल्डर, है ना? और पब्लिक के अंदर मेरा क्या है, होम डॉट सीएसएस फाइल है। कोई भी अब अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, अच्छा एक बार शायद हमको सर्वर रीस्टार्ट करना चाहिए, है ना? एनपीएम सर्वर मैंने रीस्टार्ट कर दिया। हमने बोल दिया 3000 स्लैश पब्लिक स्लैश होम सीएसएस। अब एक्चुअली ये डायरेक्टली क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आकर एक बार अपने होम को देखता हूँ। होम में देखिए हमने क्या किया हुआ है, डॉट स्लैश एचटी होम सीएसएस लगाया हुआ है। अब हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर का जो लिंक है वो आप यहाँ पर दे रहे होंगे। अब आपको कोई भी फ़ाइल का लिंक देना है, आप डायरेक्टली पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर का लिंक दे रहे होंगे। अब अगर ये मैंने कर लिया और मैं आपको होम पेज पर आकर दिखाता हूँ, 3000 पर आकर दिखाता हूँ, तो देखिए क्या हुआ, स्टाइलिंग मेरी हो गई है ना? मैं फिर से अगर अब नेटवर्क में आकर देखूँगा, मान लीजिए मैं नेटवर्क में आया, होम डॉट सीएसएस के लिए देखिए रिक्वेस्ट गई है, गेट टाइप की रिक्वेस्ट गई है, एचटीटीपी लोकलहोस्ट 3000 स्लैश होम डॉट सीएसएस पर रिक्वेस्ट गई है और 200 ओके करके वो रिक्वेस्ट वापस आई है। यानी अब ये जो मेरा फ़ाइल है पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया है ना? तो ये तो बात हुई कि आपको इन चीज़ों को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना कैसे है, आपको इनको स्टाइल कैसे करना है। तो देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैं हमारा होम डॉट सीएसएस है थोड़ा-सा अच्छा हो जाए, बट क्या है, हमारा ये जो कोर्स है अभी हम स्टाइलिंग पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले से यहाँ पर एक स्टाइलिंग बना कर रखी हुई है ना? ये आपके नोट्स में रहेगी, आपको अगर चेकआउट करना है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पर बस डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, है ना? तो मैंने क्या किया, होम डॉट सीएसएस का जो भी हमने सीएसएस ऐड किया हुआ था ये मैंने चेंज कर दिया। इसको अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या हो गया है, वेलकम टू एयरबीएनबी ऐड होम टाइप की चीज़ यहाँ पर आपको दिखने लग गई है ना? हमने ये ऊपर अलग से डाल दिया, ऐड होम आपको यहाँ अलग से दिख रहा है, अब आप यहाँ जा रहे हैं तो स्टाइलिंग दूसरी जगह हो गई। अगेन ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्टाइलिंग हमने नहीं की है, बट बेसिक स्टाइलिंग कर ली है जो आपके यहाँ पर काम आ सके। तो अब आपको ये समझ आ गया, अगर आप सीएसएस ऑलरेडी यूज़ करना जानते हैं, सीएसएस ऑलरेडी यूज़ कर पाते हैं, तो उसको मैं कैसे फ़ाइल बनाकर, कैसे एक पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम डाल सकते हैं, कैसे उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसमें मिडलवेयर लगाकर उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं और कैसे उसके बाद उसको लिंक करना है। पाथ हमेशा याद रखना है, अब ये व्यूज़ से रिलेटेड पाथ नहीं है। व्यूज़ से होम डॉट सीएसएस पढ़ा है, इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। आपको क्या करना है, हमेशा जो आपका पब्लिक फ़ोल्डर है उसके अंदर का आपको लिंक डालना, वो जो पाथ है वो डालना स्टार्ट करना है। ठीक है? तो फाइल्स को पब्लिकली बेसिकली सर्व कैसे करना है, स्टैटिक फाइल्स को कैसे सर्व करना है, ये तो हमको बात समझ आ गई। अब हम ये देखेंगे कि यार ये जो टेलविंड नाम की चिड़िया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टेलविंड है क्या? और इसका क्या फ़ायदा है सर, ये जो फ्रेमवर्क है मैं नॉर्मल सीएसएस ही यूज़ क्यों ना कर लूँ? मैं टेलविंड क्यों यूज़ करूँ? है ना? तो देखिए मुझे जो बात समझ आई, जो 2-3 चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। देखिए जो बना रहा है उसको तो बहुत सारी चीज़ें बोलेगा जो अच्छी हैं, है ना? पर जो मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना? उन 2-3 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिव, यानी इसमें जब आप बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो फ़ोन के लिए सीएसएस होती है ना? वो सीएसएस कैसी होती है? फ़ोन के लिए होती है, आपको बड़ी स्क्रीन के लिए हैंडल करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता था, बड़ी स्क्रीन के लिए आप लिख लेते थे, फ़ोन के लिए हैंडल करना पड़ता था। तो पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रिस्पॉन्सिव होती हैं। उसके बाद भी आपको भी जब रिस्पॉन्सिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि फ़ोन पर भी चले, टैबलेट पर भी चले, कंप्यूटर पर भी चले, हर जगह स्पेसिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, है ना? देखिए जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था हमने नॉलेज गेट की वेबसाइट टेलविंड में बनाई है। अगर हम knowledgeGate.in पर जाते हैं, है ना? देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो देखिए चीज़ें क्या कर रही हैं, अपने हिसाब से साइज़ ग्रो हो रहा है, चीज़ों का साइज़ कम हो रहा है ना? अपने हिसाब से बढ़-घट रहा है। उसका देखिए जब साइज़ ज़्यादा छोटा होता है तो क्या होता है, तीनों के तीनों फैकल्टीज़ की इमेज क्या हो जाती है, एक के नीचे एक लग जाती है, एक के बाद एक लग जाती है, तो अपने आप मोबाइल के लिए, मोबाइल व्यू के लिए एडजस्ट हो रहा है। ऊपर देखिए जैसे मेरे आइकन है, नॉलेज गेट का फुल आइकन अभी आपको दिख रहा है। मैं इसको छोटा करना स्टार्ट करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले साइन अप और लॉगिन बटन जो है इन्होंने क्या किया, स्क्रीन जैसे ही एक साइज़ से छोटी हुई अपना टेक्स्ट गायब कर दिया, सिर्फ आइकन दिखाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अगर और छोटी स्क्रीन होती तो? देखिए और छोटी हो रही है, पूरा टूल बार ही गायब हो गया मेरा यहाँ से, वो कहाँ चला गया? बर्गर मेन्यू के अंदर चला गया, जिसको बर्गर मेन्यू बोलते हैं, पूरा टूल बार वहाँ चला गया और साथ-साथ आप देखोगे आइकन भी छोटा हो गया है, यानी आइकन चेंज हो गया है, केजी नाम का आइकन हो गया है ना? तो ये सब क्या है, ये टेलविंड बाय डिफ़ॉल्ट हमको दे रहा है, हम ये एक्सेस कर पा रहे हैं। आप वेबसाइट के अंदर जाकर देखेंगे, तो ये जितने इफ़ेक्ट्स हैं, जितना सीएसएस है, सब कैसे बनाया हुआ है? पूरा का पूरा टेलविंड से ही बनाया हुआ है। आप देखिए इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीन छोटी होती रहे तो पहले साइज़ छोटा होगा, उससे ज़्यादा छोटी हो जाए तो हम बोल रहे हैं मोबाइल व्यू पर यार ये इमेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई इससे भी छोटी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो एक काम करना, उसको इमेज दिखाना ही मत, उसको क्या दिखा देना, सिर्फ टेक्स्ट दिखा देना, है ना? तो ये सब काम आप इस टेलविंड की हेल्प से कर सकते हैं, यानी रिस्पॉन्सिव जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जब आप कोई भी काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिव होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट, यानी ये क्या करती है, बेसिक यूटिलिटी क्लासेस देती है, आगे चल के इसी को अभी हम देख रहे होंगे। यानी आपको बिल्कुल भी
बेसिक चीज़ों के लिए सीएसएस फाइल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यूटिलिटी क्लासेस लगाते हैं, जैसे आपको कहीं पर रेड कलर देना है, आपने पहले उसके लिए क्लास डिफाइन की, मान लीजिए कि भाई टेक्स्ट कलर रेड होना चाहिए। उसके बाद आप हर जगह वो क्लास अप्लाई कर रहे हैं। इसने वो सारी की सारी क्लासेस पहले से बनाई हुई हैं यूटिलिटी क्लासेस, जिनको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, है ना? ये अगेन बहुत बिगिनर लेवल पे नहीं करना होता है, बट आप बाद में चल के कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की हमने बात कर ली है ना? और इसका एक ये लॉजिक है, जैसे हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। पहले से बहुत सारे कंपोनेंट्स प्री डिफाइंड होते हैं। यहाँ पर भी प्री डिफाइंड हैं। बट इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि किसी ने सीएसएस पहले से बनाई हुई है, मैं उसकी सीएसएस क्लासेस इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि सीएसएस करना आसान कैसे हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी एक क्या है कि देखिए, अभी जब हम काम कर रहे होते हैं, अभी भी जैसे हम काम कर रहे थे, तो देखिए हम क्या कर रहे थे आपकी जगह, हम क्या कर रहे थे, एचटीएमएल फाइल हमने एक अलग बनाया, सीएसएस फाइल हमने एक अलग बनाया। बार-बार मैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, सीएसएस जाकर दूसरी फाइल में डिफाइन करता हूँ। है ना? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यार, ये बार-बार इनके जो मेन डेवलपर हैं, उनका यही था कि यार, ये बड़ा पेनफुल होता है कि मैं पहले एक एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन करूँ, उसका स्टाइलिंग वहाँ पर डिफाइन करूँ, फिर वापस आकर स्ट्रक्चर चेंज करूँ, फिर उधर जाकर स्टाइलिंग चेंज करूँ। यानी आपको सीएसएस फाइल की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेज़ आपको सीएसएस फाइल बनाना ही नहीं पड़ेगा। आप सारा का सारा स्टाइलिंग एचटीएमएल के अंदर ही डिफाइन कर पाएँगे, वो भी एचटीएमएल कोड की तरह। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इनलाइन स्टाइलिंग बना लेंगे या सीएसएस हम एचटीएमएल की फाइल के अंदर लिख रहे होंगे ना, तो अभी जब यूज़ करेंगे तो हमको ये समझ आएगा। एक ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है पर्जिंग सीएसएस। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है, अमेज़न में जब मैं काम करता था एक प्रोजेक्ट में, हमने पता करना स्टार्ट किया कि यार, इतना ज़्यादा सीएसएस है, थोड़े से परफॉर्मेंस इश्यूज़ हो रहे थे पेंटिंग के टाइम पर, है ना? जब यूआई पेंट होता है। तो बहुत सारा बहुत बड़ा सीएसएस है, कैसे इसको यूज़ किया जाए? तो कोई टूल्स इस्तेमाल करने शुरू किए, कुछ देखना शुरू किया कि यार, कितना परसेंट सीएसएस यूज़ नहीं हो रहा है। तो प्रोजेक्ट 4 से 5 साल पुराना था, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं था। और 88% सीएसएस ये फिगर आउट हुआ कि 88% सीएसएस क्लासेस जो डिफाइन की गई थी, वो कभी यूज़ ही नहीं हो रही थी। यानी होता ये है कि डेवलपर जाता है, अपना काम करता है, सीएसएस फाइल डिफाइन करता है। जब उसको कुछ चेंज करना होता है, तो एचटीएमएल में से जाकर वो चेंज कर देता है, नई सीएसएस क्लासेस डिफाइन कर लेता है, बट पुरानी क्लासेस कभी डिलीट नहीं करता, क्योंकि हो सकता है किसी और ने यूज़ कर ली हो। मैं क्यों डिलीट करूँ, है ना? तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, सीएसएस इकट्ठी होती जाती है। टेलविंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी सीएसएस फाइल हमेशा एकदम मिनिमल रहती है, ऑन द फ्लाई चेंज होती रहती है लगातार। आप जैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सीएसएस फाइल में ऐड हो जाएगा, ऑटोमैटिकली ऐड हो जाएगा। अभी देखेंगे कैसे, आप हटाएँगे तो वो हट जाएगा। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है। ठीक है? तो एक बार इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो भी हमने देखा था, यूटिलिटी क्लासेस, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, यूटिलिटी क्लासेस का मतलब है इस तरह की क्लासेस जो हम पहले अपने प्रोजेक्ट्स में मैन्युअली डिफाइन कर रहे होते थे, यहाँ सारी क्लासेस पहले से डिफाइन होती हैं। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे डिफाइन करते थे कि यार, प्राइमरी टेक्स्ट जहाँ पर भी मैं टेक्स्ट प्राइमरी दूँ, उसका कलर ये दे दीजिएगा। जहाँ मैं बैकग्राउंड प्राइमरी दूँ, वहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर दे देना। अगर मैंने कहीं लिख दिया डब्ल्यू फुल यानी विड्थ फुल, तो विड्थ 100% हो जाना चाहिए, एच फुल तो हाइट 100% हो जाना चाहिए। एक तरीका होता है कुछ कॉमन सीएसएस क्लासेस डिफाइन कर लेने का, जिनको आप बार-बार हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनको बोलते हैं यूटिलिटी क्लासेस। तो पूरा टेलविंड इन यूटिलिटी क्लासेस पर ही बेस्ड है ना? तो वो ये बोल रहा है कि मैंने हर चीज़ के लिए पहले से यूटिलिटी क्लास बना दिया, आप उसी के बेसिस पर चीज़ों को कर सकते हैं। आपको फ़ॉन्ट करना है, स्पेसिंग करना है, लेआउट की चीज़ें, मिसलेनियस जो भी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है, हर चीज़ की इसने पहले से यूटिलिटी क्लास बनाई हुई है ना? तो अब देख लेते हैं हमको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, जब भी आपको टेलविंड यूज़ करना है, सबसे पहले इसका ये जो एक्सटेंशन है, ये हमको इंस्टॉल करना है, टेलविंड सीएसएस का इंटेलिजेंस। यानी हम वापस आ जाएँगे कहाँ? अपने वीएस कोड में या कर्सर में, जो भी मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सटेंशंस में आएँगे, है ना? आपको अगर लेफ्ट में दिख रहा है, तो लेफ्ट में देख लीजिएगा उसको, और यहाँ पहले लिखेंगे सबसे पहले क्या? हमको क्या लिखना है, इसका नाम क्या है? टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस। तो मैं यहाँ टेलविंड ही लिख देता हूँ बस। इफ आई राइट टेलविंड सीएसएस, है ना? इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है? टेलविंड सीएसएस ट्यून के नाम से आ रहा है। नहीं, ये हमको यूज़ नहीं करना है। टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस के नाम से, अब पूरा ही सर्च कर लेते हैं। है ना? ये देखिए आ गया टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस। ये कितनी जगह पर कितने लोगों ने यूज़ किया? ऑलरेडी 7.8 मिलियन लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। मैं इसको पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, है ना? तो आपको यहाँ इंस्टॉल बटन दिख रहा होगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एक प्रॉब्लम इसमें ये होती है यूटिलिटी क्लासेस की वजह से, कि अगर इतनी सारी यूटिलिटी क्लासेस आपने बनाई हुई हैं, तो याद कैसे रहेगी कि कौन-सी क्लास कब कहाँ पर यूज़ करनी है, इस क्लास का पूरा नाम क्या है? तो ये क्या करने की कोशिश करता है टेलविंड सीएसएस का ये जो आपका एक्सटेंशन हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऑटो कंप्लीट करता है आपकी टेलविंड की सीएसएस को, है ना? तो ऑटो कंप्लीट करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। देखिए, जैसे आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे, बैकग्राउंड टी जैसी मैंने लिखा, तो ये बता रहा है भाई टील कलर की है, और ये टील के इतने सारे शेड्स हैं, यानी हर कलर के शेड्स इसने पहले से डिफाइन किए हुए हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो काम हमने कर लिया, टेलविंड सीएसएस हमारा इंस्टॉल हो गया। बाकी चीज़ों को अभी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। है ना? हम बस वापस अपना होम डॉट सीएसएस मान लीजिए खोल लेंगे, है ना? होम डॉट एचटीएमएल जो है वो हमारा
खोल लेंगे। तो इंस्टॉल तो ऐसे करना है। जो हमारा एक्सटेंशन है वो तो हमने इंस्टॉल कर लिया। पर टेलविंड को इंक्लूड कैसे करेंगे? यानी टेलविंड मेरे प्रोजेक्ट में चलना कैसे स्टार्ट होगा? तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, है ना? अगर हम टेलविंड की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी जाते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। क्या-क्या तरीके हैं? एक बार टेलविंड की वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं। टेलविंड सीएसएस देखिए सीधे इंस्टॉलेशन पेज पर ही मेरे को ही ले गया है ना? अगर मैं इंस्टॉलेशन पेज पर चला जाता हूँ, थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक है प्ले सीडीएन वाला तरीका, यानी ये है सबसे आसान तरीका। प्ले सीडीएन के अंदर क्या होता है, अगर आप प्ले सीडीएन दबा रहे हैं, तो ये आपको एक लिंक देगा कि भाई ये एक सीएसएस फाइल का लिंक है, ये आप अपने पास इंक्लूड कर लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी अपने आप से चल जाने वाली हैं। कुछ इंटरनेट शायद इश्यू कर रहा है एनीवे, हम आ गए प्ले सीडीएन पर। तो देखिए प्ले सीडीएन में क्या बोल रहा है, ये स्क्रिप्ट आप इंक्लूड कर लीजिए, यानी ये स्क्रिप्ट टैग अगर आप लगा लेंगे अपने पास, तो क्या होगा सारी की सारी सीएसएस आपके पास आ जाएगी। बट देखिए इसका नुकसान क्या होता है, ये पहली बात तो रन टाइम डिपेंडेंसी है, यानी जब आपका पेज फाइनली ब्राउज़र पर जाकर लोड होता है, तब ये वहाँ से बहुत सारी चीज़ें टेलविंड से लेकर आ रहा होता है। स्क्रिप्ट भी लेकर आ रहा होता है, यानी जावास्क्रिप्ट भी लेकर आ रहा होता है और साथ-साथ सारी की सारी सीएसएस भी लेकर आ रहा होता है। दूसरा क्या है, ये बहुत हेवी है, यानी हर एक के लिए अब इसको तो नहीं पता आपने पेज में क्या-क्या यूज़ किया हुआ होगा। तो होता ये है कि बहुत सारा जो कंटेंट है वो लेकर अपने साथ आ जाता है। इसलिए ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। अगर आप बहुत क्विकली एक प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये प्ले सीडीएन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तरीका क्या है, आपको इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे, ये तरीका हमने आपको बता दिया, पर हम भी इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके देख रहे होंगे, है ना? तो इंक्लूडिंग तो हमने देख लिया, बट इंस्टॉल कैसे करेंगे? देखिए अगर नया प्रोजेक्ट है, तो आपको करना है npm init -y पहले करना है ना? यानी एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। बट हम तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, हम प्रोजेक्ट तो हमारा देखिए npm प्रोजेक्ट तो हमारा चल ही रहा है, चैप्टर 11 प्रोजेक्ट तो हमारा चल रहा है। तो हमको क्या करना है, पहले मान लीजिए मैं सर्वर को किल कर लेता हूँ, है ना? मैंने क्या किया, सर्वर को किल कर लिया। अभी यहाँ पर अगर मैं वापस आ जाता हूँ और मैं कर लेता हूँ टेलविंड CLI, यानी मेरे को इंस्टॉल करना है, तो देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है npm install -d टेलविंड CSS आपको चलाना है ना? आपको क्या करना है, -d टेलविंड CSS चलाना है। हमने क्या बोला आपको, पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर ये भी 2 पैकेजेज़ हैं, इनको भी आप साथ ही में इंस्टॉल कर लेंगे तो फ़ायदा होगा, यानी ये भी पैकेजेज़ जनरली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये फाइल पूरी कॉपी, ये जो कमांड है कॉपी कर लेता हूँ, एयरबीएनबी स्टाइलिंग के अंदर आया इसको डाल दिया और साथ-साथ 2 जो हमको ऐड करने थे वो भी हमने ऐड कर लिए। क्या? क्या-क्या नाम है इन दोनों के? एक का नाम है पोस्ट सीएसएस, एक का नाम है ऑटो प्रीफिक्सर। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट सीएसएस ऑटो प्रीफिक्सर, ये मैंने नाम डाल दिए, है ना? इंस्टॉल -d कर रहे हैं तो बेसिकली पूरे में फ़ोर्सफुली ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्या हुआ देखिए, सारे के सारे पैकेज, ये 3 पैकेज इसने इंस्टॉल करने की कोशिश की। ये 3 पैकेज इंस्टॉल करने के लिए इसको 105 पैकेजेज़ एक्चुअली इंस्टॉल करने पड़े। पर ठीक है, हमको क्या, हमारे 3 पैकेजेज़ इंस्टॉल हो गए, है ना? तो अभी तो देखिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर जो है वो थोड़ा-सा मोटा हो गया बस, कोई बात नहीं। अगला हमको क्या करना है, npx tailwind init, देखिए सारी कमांड्स यहीं पर दी हुई हैं। आप हमारे नोट से भी देख सकते हैं, बट अगर आप टेलविंड पर आकर देखेंगे, हमेशा आपको लेटेस्ट चीज़ देखने के लिए मिलेगी टेलविंड CLI में। ये वाला जो कमांड है, अगला ये कमांड चलाना है। क्या कर रहा है, इनिट, यानी ये बोल रहा है टेलविंड की भाई एक फाइल बना दीजिए। तो देखिए इसने टेलविंड की यहाँ पर एक कॉन्फिग फाइल बना दी। जैसे ही ये हमने कमांड चलाई, टेलविंड की कॉन्फिग फाइल जो है वो बन गई है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ कंटेंट में आपको एक्चुअली देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, कि आप कहाँ पर अपना HTML कंटेंट लिखने वाले हैं, कहाँ-कहाँ पर आप टेलविंड की क्लासेस को यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या देंगे, कंटेंट के अंदर देखिए ये बोल रहा है जनरली आपको सोर्स वगैरह फ़ोल्डर के अंदर HTML JS देना चाहिए, पर हमको पता है हम तो सर्वर पर कोड लिख रहे हैं, हम कहाँ डाल रहे हैं? सारे व्यूज़ हम स्लैश व्यूज़ के अंदर डाल रहे हैं। तो आप यहाँ बोल देंगे डॉट स्लैश व्यू स्लैश स्टार्ट HTML, मतलब सारी HTML फ़ाइल को मैच कर लेना। तो मैं यहाँ कंटेंट में क्या डाल रहा हूँ, मेरा कंटेंट कहाँ मिलेगा? मैं बोलूँगा स्लैश व्यूज़, है ना? स्लैश उसके अंदर कोई भी फ़ोल्डर हो सकता है। देखिए डबल स्टार लगाएँगे तो उसका मतलब है व्यूज़ के अंदर ज़रूरी नहीं सारे फाइल्स डायरेक्टली व्यूज़ के अंदर हों। उसके अंदर भी मैं कल को फर्दर फ़ोल्डर बना सकता हूँ और आपको क्या करना है, उसके अंदर जो भी HTML फ़ाइल हो, JS को हम हटा देते हैं। जो भी HTML फ़ाइल हो उसके अंदर मेरी जो टेलविंड की क्लास है वो यहाँ पर हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक बात है। तो ये हमने जो कॉन्फ़िग है ये भी कर दी। जब ये कॉन्फ़िग कर दी, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, देखिए थोड़ा-सा लंबा है बट आपको थोड़ा-सा एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? उसके बाद ये जो डायरेक्टिव है ये आपको कहाँ पर ऐड करने हैं, व्यूज़ के अंदर एक input.css नाम की फाइल बनानी है। सर आपने तो बोला था CSS फाइल कभी नहीं बनानी पड़ेगी। भाई एक फाइल बस यहाँ पर बनानी पड़ती है ना? जिसको ये हमेशा इस्तेमाल करेगा। तो मैं बोल दूँगा इसको input.css, और ये देखिए हम पब्लिक फ़ोल्डर में भी नहीं बना रहे हैं। अपने जहाँ हमने कोड रखा हुआ है वहीं पर बना रहे हैं और इसके अंदर हमको क्या पेस्ट कर देना है? देखिए यहाँ पर आकर ये दिखा रहा है कि ये 3 चीज़ें आप इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। अगेन मैं इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम एक-एक चीज़ कैसे कर रहे हैं। अगर हमको टेलविंड पर डिटेल कोर्स करना होगा तो उसके अंदर इन सब चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पर डाल दी, ये भी हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है आपको बस npx tailwind ये अपना वॉच कमांड चलाना है, तो ये क्या करेगा, अपने आप आउटपुट फाइल जो है वो बनाता रहेगा, है ना? तो अगर मैं इसके बाद आकर देखूँ ये क्या बोल रहा है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक पब्लिक आउटपुट डॉट सीएसएस को आपको अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर
इंक्लूड करना है ना? अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर या जो भी आपकी एचटीएमएल फाइल है उसके अंदर जाइए और उसके अंदर बोलिए कि भाई ये पब्लिक आउटपुट सीएसएस फाइल मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं वापस आ जाता हूँ, ये जो हमारा होम डॉट एचटीएमएल था, मैं इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ और होम की जगह अब मैं क्या दे रहूँगा यहाँ पर? आउटपुट डॉट सीएसएस। मैंने बोला मैं क्या दे रहा हूँ आउटपुट डॉट सीएसएस। होम डॉट सीएसएस तो मेरा अभी पड़ा ही हुआ है, आउटपुट डॉट सीएसएस अभी है भी नहीं, बट फिर भी मैंने बोला वहाँ पर एक आउटपुट डॉट सीएसएस नाम की फाइल भी आने वाली है, उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। मैंने अपनी फाइल में इंक्लूड कर लिया, ठीक बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है? फिर हमको यही कमांड चलाना है। देखिए कमांड हम यहीं से उठा सकते हैं, बट इसको हमको स्लाइटली चेंज करना है। इसने एसआरसी इनपुट के हिसाब से दिया हुआ है। हमने कमांड कहाँ डाला है? देखिए हमारा इनपुट फाइल है व्यू इनपुट डॉट सीएसएस के अंदर और फाइनल आउटपुट चाहिए हमको पब्लिक आउटपुट सीएसएस के अंदर, है ना? तो इसको हम चला लेते हैं, पाथ को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैं क्या बोलूँगा, आउटपुट जो हमको चाहिए वो चाहिए पब्लिक के अंदर, है ना? और जो इनपुट है वो हमारा आपको कहाँ मिलेगा? वो हमारा आपको मिलेगा व्यूज़ के अंदर, है ना? व्यूज़ के अंदर मिलेगा हमारा इनपुट और ये मिलेगा पब्लिक और ये हमको कहाँ डालना है? ये हम चाहें तो डायरेक्टली अगर पूरा पाथ हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉट स्लैश भी हम चला सकते हैं। आपको देखना है कहाँ पर है, मैं हम क्योंकि प्रोजेक्ट के होम में ही है, तो सेम जगह पर फ़ोल्डर है, सेम जगह पर मैंने इसको दे दिया, है ना? अब देखिए ये जो वॉच वाला जो कमांड है आपको एक जगह हमेशा चला कर रखना पड़ता है। एक टर्मिनल में हमेशा चला कर रखना पड़ेगा। जैसे आपका ब्राउज़र चल रहा है, ऐसे ही आपका ये भी चलता रहेगा। अब देखिए मैं आउटपुट डॉट सीएसएस फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है और इसके अंदर इसने कितनी सारी कुछ डिफ़ॉल्ट सीएसएस ऐड कर ली है ना? पर मेरा काम इतने में ही हो गया है डन, है ना? अब अगर मैं वापस अपने होम के अंदर आऊँ तो देखिए यहाँ तो सीएसएस ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। मैं जो होम डॉट सीएसएस हमने लगाया था इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, है ना? मैंने इसको बोल दिया कि भाई होम डॉट सीएसएस आपको इंक्लूड नहीं करना है ना? मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा हमने सर्वर बंद कर दिया है, तो एक दूसरे टर्मिनल में हमको सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ पर खोल लिया और उसके अंदर हम चले जाते हैं चैप्टर 11 के अंदर, एयरबीएनबी स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पर मैं कर देता हूँ एनपीएम स्टार्ट, है ना? एनपीएम स्टार्ट में मैंने क्या कर दिया? एनपीएम स्टार्ट दोबारा चला दिया। फिर से लोकल होस्ट 3000 को हम रन करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सर्वर तो रन हो रहा है। आई थिंक सिस्टम थोड़ा-सा स्लो हो गया है किसी वजह से, हाँ। तो देखिए क्या हुआ? वेलकम टू एयरबीएनबी ऐड होम ही आ गया है। देखिए कुछ स्टाइलिंग गायब हो गई है हमारी। डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो है वो टेलविंड गायब कर देता है। यानी ये जो लिंक है देखिए ऐड होम हमने क्या बनाया हुआ है? लिंक बनाया हुआ है बट वो ब्लू कलर से नहीं आ रहा है, अंडरलाइन नहीं आ रहा है। अब सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। ऐड कैसे करनी पड़ेगी? अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर कुछ जो टेलविंड की क्लासेस हैं वो देनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली मुझे क्लास देनी है। मैं मान लीजिए बोल देता हूँ टेक्स्ट रेड, है ना? और रेड का आप कोई भी शेड दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया टेक्स्ट रेड 700। जैसे ही मैं इसको बोलूँगा टेक्स्ट रेड 700 और इसको हम रिफ्रेश करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं कि पहले वाला हमारा चैप्टर बंद तो नहीं हो गया है। अ, ये चल रहा है आउटपुट डॉट सीएसएस में क्या रेड का हमारा सीएसएस ऐड हो गया है? देखिए जो भी अब आप सीएसएस यहाँ पर यूज़ करेंगे नहीं, सीएसएस ऐड नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा कमांड कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। शायद हमने पाथ ठीक से नहीं दिया है। ये जो टेलविंड कॉन्फिग का पाथ है, सजेस्ट किया था, मैं इसको हटा देता हूँ। है ना? स्टार डॉट एचटीएमएल हम डायरेक्टली दे सकते हैं यहाँ पर, इस ब्रैकेट की भी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी सारी फाइल एचटीएमएल वाली होने वाली है। एक बार चेक करते हैं क्या आउटपुट में, हाँ, देखिए अब आउटपुट में क्या आ गया है, टेक्स्ट रेड 700 नाम की जो क्लास है वो अब हमारी बनकर आ गई है। इसको अब मैं इसके बाद अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है इसका कलर जो है वो रेड हो गया है ना? तो पाथ एक बार बस हमको फिक्स करना था। उसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस कहाँ, ऐड होम के अंदर, नहीं सॉरी, होम के अंदर, जहाँ पर हम क्लास ऐड कर रहे थे। मान लीजिए इसका टेक्स्ट साइज़ मुझे बड़ा करना है। ये सब क्लासेस हैं जो पहले से बनी हुई हैं। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, टेक्स्ट यानी मेरे को इसका साइज़ बड़ा करना है ना? साइज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये तो बेसिकली कलर के लिए है। मैं क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट एलजी, है ना? मैं बोलूँगा टेक्स्ट एलजी तो क्या होगा, या एक्सेल कर लेते हैं, 2 एक्सेल कर लेते हैं, 5 एक्सेल कर लेते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैंने बोल दिया टेक्स्ट 5 एक्सेल, इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, टेक्स्ट मेरा कितना बड़ा हो गया है। तो टेलविंड इसी तरह से काम करता है। आपको क्या करना है, आपको अलग-अलग यूटिलिटी क्लासेस यहाँ पर देने हैं, है ना? और वो यूटिलिटी क्लासेस का जो कोड है वो डायरेक्टली आउटपुट डॉट सीएसएस में ऐड करता रहेगा। अब देखिए हमने टेक्स्ट एक्सेल यूज़ किया, 5 एक्सेल, जो भी हमने यूज़ किया था, एक-एक बार लगाया था वो आ गया है। थोड़ी देर में हट भी जाएगा, जब उसको लगेगा कि ये यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से वो ऑटो पर्ज कर देगा, उसको हटा देगा। बट टेलविंड का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अब देखिए मुझे होम डॉट सीएसएस से बाहर नहीं जाना है, कोई सीएसएस फाइल डिफाइन नहीं करनी है। जो भी इसकी यूटिलिटी क्लासेस है मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ, है ना? और यूटिलिटी क्लासेस का पता कैसे चलेगा? अगर मैं अगेन टेलविंड पर आऊँगा, डॉक्स में आऊँगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी, यानी हर चीज़ के लिए मुझे कुछ भी अगर करना है, उसके लिए कौन-सी क्लासेस होनी चाहिए, यहाँ सारी की सारी क्लासेस डिफाइंड है ना? अगेन अगर आपको चाहिए कि सर नहीं इनको भी एक बार डिटेल में बता दीजिए, हमको यूआई भी देखना है, तो एक बार कमेंट करिएगा, हम टेलविंड को डिटेल में बताएँगे। बट अभी के लिए हमने क्या कवर कर लिया कि हम स्टैटिक फाइल्स किस तरह से सर्व कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं, हमारा जो यूआई है उसको हम कैसे
बेसिकली शो कर सकते हैं, है ना? तो यूज़ कैसे करना है ये हमने देख लिया, डायरेक्टली आप क्लासेस वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर तरह का यूआई अगर आपको बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था तो आपको नोट्स में दिख जाएगा किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है? अब प्रैक्टिस में हमको क्या करना है? देखिए ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है जो आज हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अगेन हम यूआई का चैप्टर एनीवे थोड़ा-सा छोटा रखना चाहते हैं, हमारा मेन काम है वो बैकएंड का सीरीज़ चल रहा है। तो आपको अपने आप से ये सेटअप करना है अपने प्रोजेक्ट में और उसके बाद जाने के बाद जो हमारी बाकी फाइल्स थी यानी ऐड होम फाइल है, जो बाकी हमारी एचटीएमएल फाइल है, 404 फाइल है, उन पर कोशिश कीजिए कि आप टेलविंड की सीएसएस फाइल्स को टेलविंड की जो सीएसएस क्लासेस हैं उनको आप अप्लाई कर सकें, उनको आप इस्तेमाल कर सकें, है ना? आज का वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे, आज का चैप्टर यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।